नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख कितनी है? 13 फरवरी 2021 और आज की आपकी डेली करंट अफेयर्स आपकी स्टार्ट है। हमारे पास 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हम कम से कम समय में पूरा करेंगे और इन 10 क्वेश्चन से हम आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन क्वेश्चंस में आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे भाई, और क्लास को शेयर करने के साथ साथ सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे ताकि आराम से आप लोग सारे पॉइंट्स को लिख सकें। मैं आप लोगों को यहाँ पर हर एक सवाल में अंदर से अंदर जितने भी डीप पॉइंट्स होते हैं वो सब बताने की कोशिश करता हूं। तो देवेंद्र रावत जी, रेवाती यादव, राकेश पासवान, गीतांजलि, तुषार, साजिया, आरती चौधरी, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हेमंत सिसोदिया जी बहुत बहुत नमस्कार। तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे भाई, और शेयर करके फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी, जो कि कभी हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी हुआ करता था, मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ, जिसको आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ने किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने या हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान तियानवेन प्रथम मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक बात थी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी मंगल पर अपना यान छोड़ा हुआ है और अभी हाल ही में किसी और ने भी छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मेले के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है? तो यहां पर आपके ऑप्शन में कई प्रकार के मेले दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने अपने वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाने की घोषणा की है? तो यहां पर आपके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाल ही में वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसने जीता है? जो भी इसमें जीता होगा वो अगले 70वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप एनडीबी भी कहते हैं, ने एनआईएफएफ जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है का फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, एनडीबी एक देशों की बैंक है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि नीदरलैंड में होता है, 2021 में किस तमिल फिल्म ने टाइगर अवार्ड, जो कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो टाइगर अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ई चालान के लिए किस राज्य की पुलिस ने एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन हैं और हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आएंगे। उससे पहले सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे और क्लास को ताबड़तोड़ तरीके से आप लोग शेयर भी करेंगे। सभी लोग क्लासेस को मन लगा के पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन भले ही हो, लेकिन आपके क्वेश्चंस के साथ आपको जो सप्लीमेंट क्वेश्चंस जो पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पर बहुत मिलते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसके बाद हम लोग मन लगा के अपनी क्लास को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंस यूवी जी, इशफाक मीर, अस्सलाम वालेकुम भाई, अखिलेश जी बहुत बहुत नमस्कार, सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार। आशा पांडे क्या हाल है बेटा? ठीक है, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे और हम लोग क्लास को अपनी पढ़ते हैं। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोनाल पक्षी की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कभी कहलाता था, लेकिन इस समय तो जुजुराना, इस समय आपका जो है ट्रैगोपान जो वहां का पक्षी है, राजकीय पक्षी, वो घोषित हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोनाल पक्षी की जो कलगी होती है, जो उसकी सर पर कलगी होती थी, ये कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, कि हिमाचल प्रदेश के कल्चर में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कल्चरल सिस्टम में वो लोग टोपी पर आपका मोनाल पक्षी की कलगी को लगाते थे। तो इसमें क्या होता था कि मोनाल पक्षी का शिकार करना पड़ता था, जिससे मोनाल पक्षी मारे जाते थे। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, आपके हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने एक नया नियम बनाया है, और ये नियम बनाया है, मैंने आप लोगों को
2 दिन पहले बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 के तहत एक दंडनीय अपराध बना दिया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोनाल पक्षी को मारना एक दंडनीय अपराध है। यह अपराध में आ गया है। तो अब कोई भी अपनी टोपी पर कोई भी ट्रेडिशनल पर्पस हो या कुछ भी हो, वहां का ये ट्रेडिशन खत्म कर दीजिए, कल्चर में ये चीजों को हटा दीजिए। मोनाल पक्षी का शिकार नहीं किया जाएगा और शिकार करने वाले को 3 से 7 वर्ष की क्या है, जेल, 3 से 7 वर्ष की जेल और इसके साथ साथ 10,000 रुपए का क्या, जुर्माना। तो इस तरीके से ये जुर्माना और दंडनीय प्रक्रियाओं में इसको लाने के बाद अब वहां पर क्या होगा, वहां पर हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार से मोनाल पक्षी का जो शिकार है वो नहीं होगा। कुछ महीनों पहले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा इसी प्रकार से आमूर फाल्कन जो कि आपका साइबेरियन पक्षी है, और आमूर फाल्कन जो साइबेरियन पक्षी है, इस पक्षी को मारने पर भी नागालैंड की गवर्नमेंट ने क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। नागालैंड की गवर्नमेंट ने आमूर फाल्कन जो साइबेरिया से आपके माइग्रेट होकर हमारे इंडिया में आते हैं और अफ्रीका में भी जाते हैं, तो आमूर फाल्कन को मारने पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी, नागालैंड। तो इस तरीके से अगर हम इन पक्षियों को या जीवों को अपने फायदे के लिए मारेंगे या इनका शिकार करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो पर्यावरण है, वो भी, उसको भी नुकसान होता है इनसे। तो इसी तरीके से मोनाल पक्षी को मारने पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई। ध्यान रखिएगा, मोनाल एक समय देखा जाए तो एक समय हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड हुआ करती थी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड इस समय है दोस्तों, वो है, वहां की भाषा में बोलते हैं जुजुराना। अब एग्जाम में आपको जुजुराना भी पूछ सकता है या फिर इसको ट्रेगोपान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको ट्रेगोपान भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ट्रेगोपान भी आप कह सकते हो, ये भी एग्जाम में आ सकता है या फिर जुजुराना भी आ सकता है। अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग स्टेट एनिमल में आएंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड। तो जो स्नो लेपर्ड होता है, जो बर्फीला तेंदुआ होता है, इसको हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, स्नो लेपर्ड की कहानी मैं आपको बता देता हूं। स्नो लेपर्ड जनरली ये साइबेरियन क्षेत्र के ही जीव थे, जो आपके वर्खोयास की जो पहाड़ियां थी रशिया में, उन क्षेत्रों में पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे ग्लेशियर पिघले हैं, तो धीरे धीरे ये स्नो लेपर्ड रशिया से साउथ की ओर माइग्रेट कर गए। फिर ये मंगोलिया, जो कि ज्यादा गर्म है, तो वहां ना रहकर ये चाइना और हमारे भारत के हिमालय क्षेत्र में आ गए। ये स्नो लेपर्ड को बोला जाता है दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा कैमोफ्लाइज करता है। कैमोफ्लाइज मतलब किसी भी पर्वतीय इलाके में छिपा रहेगा और आपको ये आपके पास ही खड़ा होगा, आपको ये दिखाई नहीं देगा। ये कैमोफ्लाइज करने की इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के आपके राजकीय पक्षी और राजकीय पशु है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में एमपी भी दिया हुआ है और असम भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको भी याद कर लेते हैं। तो असम की बात करेंगे तो असम में जो सफेद पंख वाला जो डक है, यानी कि जो बतख है, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो काठ बतख कहते हैं इसको, हिंदी में इसको दोस्तों काठ बतख कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको व्हाइट विंग्ड डक बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ का राजकीय पक्षी है। और अगर हम लोग असम के उस जीव की बात करें, किसकी, अगर असम के हम लोग राजकीय पशु की बात करेंगे दोस्तों, तो राजकीय पशु यहाँ का कौन है, राजकीय पशु यहाँ का है आपका एक सींग वाला गैंडा, जो कि आपका काजीरंगा बहुत फेमस है इसके लिए, ठीक है। काजीरंगा के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको मैं कई बार बता भी चुका हूं, आप लोगों को एनालिसिस में भी कराया था कि एक सींगा वाला गैंडा आपका काजीरंगा में बहुत फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और काजीरंगा नेशनल पार्क में एक नेशनल हाईवे पाया जाता है NH37, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका असम हो गया। दोस्तों अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा बारहसिंगा, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, बारहसिंगा है, ठीक है। बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। और यहाँ के राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसको फ्लाई कैचर भी बोलते हैं या फिर उसको बुलबुल भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, शाह बुलबुल, हिंदी में इसको बोलते हैं शाह बुलबुल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। राजकीय पशु, राजकीय पक्षियों के बारे में जरूर पढ़ा करिए, एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको शाह बुलबुल को इंग्लिश में ये लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसको बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है, शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है। और हो सकता है कभी एग्जाम में लेकर आ जाए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज,
तो इसको दोस्तों दूधराज भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 अलग अलग नाम है, दूधराज, शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर के रूप में ये जाना जाता है। क्लियर हो गया सभी का? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, अनुप्रताप सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए तो आपको अच्छे से यहाँ तैयारी होती रहेगी। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्या, ये है आपका राजकीय पशु पक्षियों के बारे में। और ध्यान रखिएगा, मोनाल पक्षी को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये अब दंडनीय अपराध बन गया है। 3 से 4 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माने की खबर है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? तो इनको ध्यान रखा करिए। ये सारे पॉइंट जितने यहाँ पर लिखते हैं हम, ये सारे पॉइंट आपको पीडीएफ के रूप में ही मिल जाते हैं, लिखे लिखाए भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, है ना? शेयर करते रहिए क्लास को ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ते रहें और बच्चे जैसे कल आए वैसे आज भी आए और धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहें ताकि हम इस क्लास को मॉर्निंग टाइम पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ, जिसको आप क्या बोलते हो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ने किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 2020 की हम लोग बात करें तो 2020 में आपके जो सुशील कुमार थे, सुशील कुमार और जो आपके साक्षी मलिक थे, इन्होंने जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स में ये लोग आते हैं, तो ए कैटेगरी की श्रेणी में आपके WFI, जिसको आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो कैटेगरी ए है, इस कैटेगरी ए में सुशील कुमार और दोनों साक्षी मलिक दोनों ही आते थे, जिनमें कि ये वर्ल्ड लेवल के आपके रेसलर्स भी हैं। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ है, आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साक्षी मलिक और सुशील कुमार को अपनी ए कैटेगरी से क्या कर दिया, अनुबंध से बाहर कर दिया। अगर 2020 के हिसाब से देखेंगे तो 30 लाख रुपए फंड इनके नाम से, केवल इनके कैटेगरी के बेसिस पे 30 लाख रुपए फंड इनके नाम से आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी ये लोग बाहर हो गए। अब इनकी जगह सुशील कुमार और साक्षी मलिक की जगह कौन आया होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो अंशु मलिक और सोनम मलिक, ध्यान रखिएगा, अंशु मलिक और सोनम मलिक इनकी जगह पर रखे गए। तो अब एक कैटेगरी में अंशु मलिक जो कि 57 केजी वर्ग में खेलते हैं, 57 केजी वर्ग में खेलते हैं, और आपकी जो सोनम मलिक है ये 62 वर्ग केजी में खेलती हैं। अब इन लोगों को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 62 वर्ग केजी, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कि ये लोग किस वर्ग में खेलते हैं। तो साक्षी मलिक और सुशील कुमार को एक कैटेगरी श्रेणी में अनुबंध से WFI ने बाहर कर दिया है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बाहर कर दिया है। उनकी जगह पर रखा गया है अंशु मलिक को और किसको, सोनम मलिक को। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो गया आपके एक कैटेगरी से निकलने वाले और उनकी जगह पर नए आने वाले प्लेयर्स। ठीक है, अगर हम लोग रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है वो कौन है? सचिव की बात करेंगे तो VN प्रसून जी इसके क्या है, सचिव है। VN प्रसून इसके चीफ है, इसके सचिव है, सॉरी सेक्रेटरी है। और इसकी अगर अध्यक्ष की बात करेंगे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ब्रजभूषण शरण रॉय, ब्रजभूषण रॉय, ये इसके क्या है, ये इसके चीफ है। किसके? आपके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, आपके ब्रजभूषण सिंह रॉय जी जो है ये आपके इनके चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और आपके जो WFI है, जो हमारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये किसके अधीन काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अधीन काम करता है। ठीक है, संयुक्त वर्ल्ड रेसलिंग के अधीन काम करने वाला हमारा WFI, जो कि आपका वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका मुख्यालय आपका मेन दिल्ली में बना हुआ है। इन लोगों ने सुशील और साक्षी को बाहर किया है अनुबंध से, और एक कैटेगरी के अनुबंध में नए प्लेयर आए हैं, अंशु मलिक और सोनम मलिक। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सुशील कुमार और आपके साक्षी मलिक आएंगे। क्लियर हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई, है ना? क्लासेस को शेयर भी करते रहिए। राकेश पासवान जी क्लास को शेयर करिए, और अनुप्रताप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी आपने हाल ही में देखा होगा, मंगल पर अगर देखा जाए तो मंगल पर बहुत सारे प्रक्षेपण हो रहे हैं यानों के। जैसे आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दुनिया में सबसे ज्यादा मंगल ग्रह पर प्रक्षेपण करने वाला देश है आपका कौन? USA, जो 8 बार प्रक्षेपण कर चुका है। अब इनमें अभी हाल ही में चाइना इसकी बराबरी कर रहा है। तो हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यान, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं तियानवेन प्रथम मंगल की कक्षा में क्या कर दिया है, प्रवेश कर गया। तो ध्यान रखिए, कहां का है भाई? ये आपके चीन का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको तियानवेन कहते हैं। तियानवेन प्रथम मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है, और ये मंगल की कक्षा में अपने रोवर के माध्यम से, जो यहां पर रोवर सतह पर उतारा जाएगा,
और जो ये रोवर इनका सतह पर उतारा जाएगा, तो यहां पर जब ये सतह पर उतरेगा तो ये क्या करेगा, मंगल पे दो चीजों की जांच बहुत ज्यादा हो रही है। एक, प्राचीन जो प्रजातियां हैं यहां पर क्या थी या नहीं थी, और यहां पर भूजल है या नहीं है। जैसे कि मून पर इस प्रकार का बहुत सारे अनुमान मिले थे कि चंद्रमा पर नम मिट्टी है, नम मिट्टी मतलब नम मृदा है, जिसमें लगता है पानी के रूप में तो नहीं मिला है चंद्रमा पर, लेकिन बहुत नम मिट्टी यानी कि बहुत वहां पर लगा है कि मिट्टी के अंदर क्या है, पानी है। तो ऐसा यहां पर खोज की जा रही है कि तियानवेन क्या करेगा, ये सतह पर दो चीजें करेगा। पहला, मंगल की प्राचीन प्रजातियों के बारे में जांच करेगा, का विवरण निकालेगा कि अगर कोई यहां पर प्रजातियां थी या नहीं थी। और दूसरा ये क्या करेगा, वहां पर भूजल के बारे में जांच करेगा कि वहां के जो सतह है, सतह पर भूजल है या नहीं है, या किसी भी प्रकार से है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तियानवेन का काम होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पिछले 2 दिन में मंगल पर बहुत ज्यादा भीड़ हुई है। पिछले 2 दिन में दुनिया भर के देशों में देखा जाए तो 2 देशों में आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, परसों ही मैंने आपको बताया था, यूएई ने भी अपना एक होप मिशन, ध्यान रखिएगा, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात से दुनिया में सबसे तेजी से एक ही बार में, एक ही परीक्षण में, एक ही प्रक्षेपण में यूएई पहला देश बन गया है जिसने कि अपना को मंगल की कक्षा में उतारा है। तो इनका मिशन जो था वो कौन सा था, होप मिशन था। कौन सा मिशन था दोस्तों, होप मिशन, जो मंगल पर ही काम कर रहा है। तो ये मंगल की कक्षा में एक यूएई का पहले से होप मिशन पहुंच गया है 2 दिन पहले। 2 दिन बाद आपका तियानवेन पहुंच गया है, और अभी हाल ही में तुर्की ने भी घोषणा की है कि तुर्की भी क्या करने वाला है दोस्तों, तुर्की भी 2023 तक क्या करने वाला है, 2023 तक ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के माध्यम से प्रक्षेपण करेगा। ठीक है, तो इस समय आपका क्या है, इस समय आपका बहुत बड़े स्तर पे मंगल पर खोजबीन क्या है जारी है, और किस बात की, 2 ही चीजों की, प्राचीन प्रजाति और भूजल व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो ये आपका तियानवेन हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, फिर इसको लिख लीजिएगा। यूएसए दुनिया में सबसे ज्यादा 8 टाइम्स प्रक्षेपण कर चुका है, 8 टाइम्स प्रक्षेपण कर चुका है। कहां पर, मंगल पर। क्लियर हो गया दोस्तों, तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखा करिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने मंगल के बारे में, चंद्रमा के बारे में आपको बताया भी था कि जो देश इसमें शामिल है, उन देशों में आपका रशिया भी है, उसमें आपका यूएसए भी है, उसमें आपका चाइना भी है, उसमें आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है। क्लियर हो गया दोस्तों, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में चीन के तियानवेन प्रथम को क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, क्लियर है सभी का, तो इस चीज को ध्यान रखिए। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग आराम से पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के प्रिजर्वेंस बीएचआई पूछेगा। ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मेले के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने, वैसे तो बहुत सारे मेले होते हैं हमारे भारत में, अगर हम देखें तो किसान मेला, जैसे कि आपका लास्ट ईयर 13-14 फरवरी 2020 को मनाया गया था, कि आपका किसान मेला था। ठीक है, अगर हम लोग हस्तशिल्प मेला की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है हर साल, 8 से 14 दिसंबर को आपका हैंडलूम वीक मनाया जाता है हर साल भारत सरकार द्वारा। समझ में आया, सभी का क्लियर है। इसको कौन आयोजित करवाता है, ध्यान रखिएगा, इसको कपड़ा मंत्रालय, जो कि स्मृति ईरानी जी हैं, उनके द्वारा इसको इस बार शुरू कराया गया था। तो हस्तशिल्प मेला हर साल 8 से 14 दिसंबर के बीच एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने किस मेले के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है इंडिया टॉय फेयर। तो ध्यान रखिएगा, द इंडिया टॉय फेयर। आपने ये भी देखा होगा 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था इस बात को कि भारत का जो खिलौना उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पे हम बढ़ा सकते हैं। तो द इंडिया टॉय फेयर जो अभी शुरू किया गया है, ये 2021। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉय फेयर में ही क्या हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी ऐसी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है इस मेले के लिए, और इसकी जो वेबसाइट है www.theindiatoyfair.in। तो इन्होंने इसकी वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये वेबसाइट जो है, ध्यान रखिएगा, ये वेबसाइट 11 फरवरी 2021 से एग्जीक्यूट हो चुकी है, मतलब कि ये शुरू हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द इंडिया टॉय फेयर का जो समय मनाया जाएगा वो आपका 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। द इंडिया टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक ये चलेगा। तो 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आपका ये टॉय फेयर चलने वाला है।
इस टॉय फेयर के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं और रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के माध्यम से हुए हैं, जो कि आपकी 11 फरवरी 2021 से क्या की गई है, एग्जीक्यूट की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, आपका 27 फरवरी 2021 से ये शुरू हो रहा है और आपका 2 मार्च तक चलेगा। ठीक है, किसान मेले की बात करेंगे तो 13 फरवरी से 2013 से 14 फरवरी लास्ट ईयर 2020 हुआ था। हस्तशिल्प मेला हर साल एक हस्तशिल्प सप्ताह भी मनाता है 8 से 14 दिसंबर। तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका द इंडिया टॉय फेयर की जो वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट बनी है, वो 11 तारीख से लॉन्च हो गई है और 27 फरवरी से 2021 से 2 फरवरी 2021 को ये आपका फेयर बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात ये आती है दोस्तों, द इंडिया टॉय फेयर को शुरू कौन करेगा, कौन सा मंत्रालय इस पर ध्यान दे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस टॉय फेयर पर 3 मंत्रालय ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि आपका शिक्षा मंत्रालय इसको लॉन्च करवा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय जो कि आपका रमेश पोखरियाल जी हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी जी हो गए और आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन, पीयूष जी। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी इसको लॉन्च करना है। तो 3 मंत्रालयों के अधीन ये काम दिया गया है द इंडिया टॉय फेयर का। क्लियर हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भारत का इस तरीके से देखा जा रहा है कि भारत फ्यूचर में खिलौना उद्योग में बहुत तेजी से वैश्विक रूप से बढ़ने वाला है, तो इस तरीके से भारत में क्या हो रहे हैं, फेयर हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई। ठीक है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया राकेश पासवान जी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके का आपका क्या है, किसान मेला आपको हर साल 13-14 फरवरी 2020 को होता है। इंडिया टॉय फेयर अभी आपका 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। हस्तशिल्प मेला आपका 8 से 14 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी का? तो इस तरीके से आप लोग इन सप्ताह को जरूर ध्यान रखा करिए, एग्जाम में ये चीजें बहुत पूछी जाती है। ठीक है, सप्ताह बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे और राकेश पासवान जी मन लगा के पढ़ते भी रहिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में आरबीआई ने अपने वित्तीय साक्षरता सप्ताह, जैसा कि देखा जाता है कि आरबीआई हर साल वित्तीय शिक्षा को फैलाने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाती है। तो कब से कब तक मनाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका कब से कब तक मनाने की घोषणा की जा रही है? आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हर साल ये चाहती है कि 2016 से 2016 से आरबीआई ने डिक्लेरेशन किया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि फाइनेंशियल लिटरेसी से हमको फायदा क्या होने वाला है, इसके लिए 2016 से आरबीआई ने घोषणा की थी कि हर साल क्या किया जाएगा, हर साल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को वित्तीय साक्षरता सप्ताह बोलते हैं। तो ये घोषणा की गई थी आरबीआई द्वारा, कौन से वर्ष में, 2016 में। क्लियर हो गया। अब ये जो आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो स्टार्ट होने वाला है, ये कब से कब तक है? ये आपका 8 से 12 फरवरी तक चला है। तो 8 फरवरी से 12 फरवरी तक ये आपका क्या चला, आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के रूप में मनाया गया। ठीक है, 2016 में जब आरबीआई ने इसको शुरू किया तो आरबीआई का जो मेन उद्देश्य था वो यही था क्या, कि आपका वित्तीय साक्षरता को हम फैलाएंगे, जिससे क्या होगा, वित्तीय शिक्षा संदेशों को लोगों तक क्या करना है, पहुंचाना है। तो शिक्षा संदेशों से या वित्तीय संदेशों से क्या होता है, भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको बैंकिंग सिस्टम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये बैंकिंग सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों को अपने अधिकार पता नहीं होते कि वित्तीय अधिकार क्या है। तो इस तरीके से 2016 से ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस बार का जो विषय है, विषय एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो विषय है आपके फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 8 से 12 फरवरी तक का, ध्यान रखिएगा, वो था क्रेडिट डिसिप्लिन, क्रेडिट डिसिप्लिन, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये इस बार का विषय था, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ये इस बार का आपका विषय बनाया गया इस सप्ताह का। क्लियर हो गया। अगर दोस्तों आरबीआई की हम लोग बात करेंगे, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, सभी को पता है। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, उसको 1935 कभी मत करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे?
ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये आरबीआई के पहले क्या थे, गवर्नर थे। क्लियर हो गया। अगर हम लोग आरबीआई के अभी के गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है भाई, अभी के गवर्नर शशिकांत दास है, शशिकांत दास है जो अभी के गवर्नर है। और दोस्तों सबसे मेन चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो हम लोग भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो 4 होते हैं, उन डिप्टी गवर्नर के नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपके राजेश्वर राव जी हैं, राजेश्वर राव, ठीक है। उसके बाद 3 कौन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताएंगे कि राजेश्वर राव के बाद कौन है भाई, बीपी कानूनगो है, बीपी कानूनगो है। उसके बाद कौन है, आपके माइकल पात्रा जी हैं, माइकल पात्रा जी हैं। और आपके चौथे कौन है भाई, चौथे आपके एमके जैन है, चौथे कौन है, एमके जैन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये आपके कौन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं, जिनमें राजेश्वर राव जी, पीपी कानूनगो, माइकल पात्रा और कौन है भाई, एमडी पात्रा जो है, और आपके एमके जैन, ये आपके डिप्टी गवर्नर। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इन चीजों को ध्यान रखे करिए। और हर साल ये आपका आरबीआई किसी एक सप्ताह को फरवरी के महीने में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है, तो आरबीआई ये सोचती है कि अगला साल वित्तीय शिक्षा में ज्यादा बढ़े, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारों का प्रयोग करें। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24वें गवर्नर, अच्छा जो शशिकांत दास है कौन से गवर्नर है, सभी लोग बताएंगे कौन से नंबर के गवर्नर है। ठीक है, सभी लोग क्लासेस को शेयर भी करते रहेंगे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो आपका विनर है और जो रनर है वो दोनों एक ही नाम की लड़कियां हैं, एक उत्तर प्रदेश की और एक तेलंगाना की है, तो आसान हो जाएगा याद करना आपके लिए। ध्यान रखिएगा, आपका मानसा वाराणसी जो है ये तेलंगाना की है, ध्यान रखिएगा, ठीक, ये तेलंगाना की है। और जो आपकी जो उप विजेता रही है वो आपकी कौन सी है, उप विजेता आपकी मान्या सिंह है, जो एक ही से नाम लग रहे हैं, ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो इस बार की जो विनर है वो तेलंगाना की मानसा वाराणसी है, जिन्होंने क्या जीता है, जिन्होंने वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्या जीता है, खिताब जीता है। अब क्या होगा दोस्तों, अगला जब आपका दिसंबर 2021 में आपका 70th मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी, तो उस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन जाने वाला है, आपकी मानसा वाराणसी जो जाएंगी, ये भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो मानसा वाराणसी अब मिस इंडिया फेमिना में जीती हैं, तो मानसा वाराणसी, और वाराणसी से उत्तर प्रदेश मत समझ लीजिएगा, इनका जो टाइटल है वो वाराणसी है। मानसा वाराणसी जो कि कहां की रहने वाली है, तेलंगाना की रहने वाली है। 23 वर्षीय इस लड़की ने क्या किया है, आपका मिस इंडिया फेमिना अवार्ड जो जीता है, और इनकी जगह रनर कौन रही है, आपकी मान्या सिंह उत्तर प्रदेश की जीती, ये रनर रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ध्यान देखिएगा, आपका पहला ऑप्शन क्या है, मानिका श्योकन है। तो ध्यान रखिएगा, मानिका श्योकन जो थी ये हरियाणा की है, ये हरियाणा की है, और ये 2019 की ये क्या है, वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड है। ठीक है, तो वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 मानिका श्योकन थी। इन्होंने ताज पहनाया किसको, मानसा वाराणसी को, जो कि आपकी वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की बनी है, तेलंगाना से है। और रनर अप कौन रही है, मान्या सिंह रही है, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपने देखा भी होगा मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिताओं में भी यही होता है, जो आपकी लास्ट टाइम की जो विजेता होती है वही आकर इस टाइम की विजेता को क्या बनाते हैं, क्राउन से सुसज्जित करते हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं है। तो ये आपका तीनों ही ऑप्शन आपके लिए जरूरी है। मान्या सिंह एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान्या सिंह जो है 2020 की फेमिना मिस इंडिया की रनर बनी है। मानसा वाराणसी तेलंगाना की है, जो कि विनर बनी है। अगले इस साल के आपके जो दिसंबर 2021 में आपका 70वां मिस वर्ल्ड होगा, उसमें मानसा वाराणसी भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगी। और मानिका श्योकन जो कि हरियाणा की है, ये 2019 की क्या है, 2019 की वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 की विजेता रही है। ठीक है, सभी का क्लियर है, तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहे। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया। तो ध्यान रखिएगा, न्यू NDB क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी आपने एक संगठन का नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक। ब्रिक एक संगठन हुआ करता था जो कि 2006 में बना,
2006 में ब्रिक बना था, लेकिन ब्रिक की जो पहली बैठक हुई थी वो पहली बैठक हुई थी आपकी रशिया के येकाटेरिनबर्ग में, और ये हुई थी 2009 में। इनका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो 2009 में हुआ था येकाटेरिनबर्ग में। ठीक है, ये येकाटेरिनबर्ग क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। रशिया में आपको इतना ही पता होगा कि रशिया में आपका मॉस्को शहर है, सभी को पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है जिसको बोलते हैं येकाटेरिनबर्ग। ठीक है, तो ये येकाटेरिनबर्ग में 2009 में ब्रिक की सबसे पहले बैठक हुई थी। उसी समय ये बात आ गई थी कि हम लोगों को एक अपने समूह की बैंक बनानी चाहिए। वो बैंक आपको मैं बता दूं कौन सी है, एनडीबी है। तो हाल ही में ब्रिक की जो बैंक है, जो ब्रिक्स की जो बैंक है, ब्रिक में फिर बाद में 2010 में कौन आया, 2010 में आया इसमें साउथ अफ्रीका आया था। कौन आया था, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। ठीक है, और साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद 2000 आपका एनडीडीबी जो बना था, एनडीडीबी आपका 2014 में ब्राजील का शहर था फोर्टालेजा, ब्राजील का शहर था जिसको बोलते हैं फोर्टालेजा। तो फोर्टालेजा ब्राजील के समिट के दौरान इन देशों ने मिलकर अपना एक नया बैंक बनाया था जिसको बोला गया था एनडीबी, जिसको बोला गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इनको दोस्तों ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये जो ब्रिक्स बैंक है जो आपकी एनडीबी के नाम से जानी जाती है, एनडीबी की बात करेंगे दोस्तों तो एनडीबी ने अभी हाल ही में $100 मिलियन का निवेश किया है, किसमें, एनआईआईएफ में। तो ध्यान रखिएगा ये एनआईएफएफ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके बाद ध्यान रखिएगा एनडीडीबी का गठन हुआ और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, संघाई में। संघाई कहां है, चाइना में। तो ध्यान रखिएगा एनडीडीबी में 5 देश है, आपके ब्रिक्स के 5 देश है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश इसमें चाइना का है, तो चाइना ने इसको अपने यहां रखा हुआ है। लेकिन इसके जो अध्यक्ष है हर 5-5 साल में चेंज होते, 3-3 साल में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एनडीबी। अब इस एनडीडीबी ने क्या किया है, इस एनडीबी ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, इसने $100 मिलियन का निवेश किया है, किसमें, एनआईआईएफ में। अब दोस्तों ये एनआईआईएफ क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इस फंड का गठन किया गया था भारत में। इस फंड का गठन कहां किया गया था, इसका फंड का गठन कहां किया गया था, भारत में किया गया। और जो एनआईएफएफ है ध्यान रखिएगा इसका गठन हुआ था सन 2015 में। जब आपकी एनडीबी बन गई ना दोस्तों, तो उसके बाद एनडीबी को बोला गया कि आप निवेश करेंगे एनआईएफएफ में, और आपका इसका मुख्यालय कहां पर होगा, इसका मुख्यालय होगा मुंबई में। तो ध्यान रखिएगा ये जो एनडीबी ने अभी निवेश किया है वो हमारी मुंबई आधारित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश किया है। तो इस तरीके से एनआईआईएफ के पास जो टोटल जो कुल पैसा है इस समय लगभग $800 मिलियन है। ठीक है, अब ये $800 मिलियन क्या करेंगे, इस $800 मिलियन से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के जो आधारभूत संरचनाएं हैं जिनको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एनडीबी ने अभी $100 मिलियन का निवेश किया। मैंने आपको सारे बता दिए। ब्रिक का गठन 2006 में हुआ था, पहली बैठक 2009 में हुई थी। ब्रिक्स से फिर बाद में क्या बना, ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका आया। 2014 में एनडीबी जो आपकी ब्रिक्स बैंक बनी संघाई में। फिर एनडीबी हर साल क्या करती है, कुछ धन इसमें निवेश किया करती है। तो इस बार $100 मिलियन का निवेश किया गया एनआईआईएफ में, जिसको नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं। ये कब बना था दोस्तों, 2015 में। तो ध्यान रखिएगा मुंबई आधारित यानी भारत आधारित आपकी जो एनआईआईएफ है, इस एनआईआईएफ के पास टोटल जो फंड इस समय है वो आपका $800 मिलियन है। अब ये इन 5 देशों में निवेश किया जाएगा जो कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। ठीक है, सभी का क्लियर है दोस्तों। तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई। ठीक है, सभी लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और क्लास को शेयर भी करते रहिए। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे आपके ये जो एनआईआईएफ है, तो ध्यान रखिएगा एनआईआईएफ के बारे में आपको मैं बता दूं, इसके जो चीफ है, एनआईआईएफ के जो चीफ है सुजॉय बोस। ठीक है, सुजॉय बोस एग्जाम में आ जाता है, सुजॉय बोस इसके चीफ के रूप में है, जो कि आपकी एनआईआईएफ है। क्लियर हो गया सभी को। तो इसके सीईओ जो है वो सुजॉय बोस है। ठीक है, सभी क्लियर है। एनडीडीबी की बात करेंगे दोस्तों, तो एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके जो चीफ है एंटोन सिलुआनो। तो ध्यान रखिएगा एंटोन सिलुआनो, एंटोन सिलुआनो ये एक रशियन है, रशियन अधिकारी है, जो कि आपके एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्या है, चीफ है।
ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा इसके चीफ 3-3 साल के लिए बनते हैं, तो वो अभी 3 साल के कार्यकाल पे अपने नियुक्त है। सभी का क्लियर है? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई, ठीक है। सभी क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नए चीफ बने हैं आपके सुजॉय बॉस, क्लियर हो गया सभी का? तो ये आपका $100 मिलियन हो गया। और इस समय ध्यान रखिएगा NIIF के जो टोटल जो पूंजी है वो कितनी है दोस्तों? आपकी $800 मिलियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाल ही में रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस तमिल फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता है? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आंसर तो यहां पर क्या होगा? कुजंगल है। तो कुजंगल को हिंदी में, ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं कंकड़। क्या बोलते हैं? कंकड़। तो ध्यान रखिएगा, एक तमिल मूवी है, तमिल मूवी है जो कि कुजंगल के नाम से जानी जाती है। इसको इस बार का रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2021 है, 2021 है, नीदरलैंड, ठीक है, इसी को आप हॉलैंड भी कह सकते हो। तो नीदरलैंड के रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के तहत, जो कि आपका 1972 में ये क्या किया गया था? शुरू किया गया था। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको मिला है दोस्तों? कुजंगल को मिला है, ठीक है। कुजंगल को ये अवार्ड मिला। कुजंगल का हिंदी अर्थ होता है कंकड़। और ध्यान रखिएगा, ये कैसी मूवी है? ये एक तमिलियन मूवी है। कैसी मूवी है दोस्तों? ये आपकी तमिलियन मूवी है, ठीक है। तो इस तरीके से तमिलियन मूवी कुजंगल को क्या मिल गया? बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है उसको क्या बोला जा रहा है दोस्तों? क्या बोला गया है? टाइगर अवार्ड। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा। जो रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो होता है, इसका जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? टाइगर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो टाइगर अवार्ड इस मूवी को प्रदान किया गया है, ठीक है। ये पहली बार ही नहीं है कि किसी एक इंडियन मूवी को रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी जो दुर्गा नाम की एक मूवी थी, दुर्गा नाम की एक मूवी को भी क्या दिया चुका है? इस तरीके का अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये तो आपकी तमिलियन हो गई। उसके बाद दुर्गा जो थी, दुर्गा एक मलयालम भाषा की मूवी थी जो कि केरल से रिलेटेड थी। मलयालम मूवी थी दुर्गा, और शशिधरन इसके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसके शशिधरन थे। और शशिधरन भारत में एक बहुत अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो शशिधरन द्वारा बनाई गई एक मूवी थी जिसका नाम था दुर्गा। ये इंडिया की मलयालम मूवी थी जो कि फर्स्ट ऐसी मूवी बनी थी जो कि आपकी रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड प्राप्त करने वाली मूवी थी, ठीक है। तो कुजंगल क्या है दोस्तों? कुजंगल भारत की दूसरी मूवी है जो कि रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड प्राप्त कर चुकी है, और फर्स्ट तमिलियन मूवी है। तो फर्स्ट तमिलियन मूवी और आपका सेकंड इंडियन मूवी हो गई। क्लियर हो गया सभी का? कुजंगल की बात करेंगे तो विनोद राज, ध्यान रखिएगा, विनोद राज इसके क्या है? इसके प्रोड्यूसर है। विनोद राज इसके प्रोड्यूसर है, और नयन तारा इसकी क्या है? डायरेक्टर है। नयन तारा इसकी डायरेक्टर है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में छोटे मोटे बहुत आते हैं। जैसे अभी हाल ही में ऑस्कर की श्रेणी में हमारी जो टॉप 10 की जो मूवीज है उनमें हमारी बिट्टू एक शॉर्ट फिल्म मूवी है जो 16 मिनट की मूवी है, वो आपकी ऑस्कर की दौड़ में चली है। आपकी जलीकट्टू ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई है, वो टॉप 15 में भी नहीं आ पाई। तो विनोद राय इसके प्रोड्यूसर है, और नयन तारा इसकी क्या है? इसकी डायरेक्टर है, जो कि आपकी कौन सी मूवी है? कुजंगल। सभी का क्लियर है? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्लास को शेयर भी करते रहेंगे और मन लगा के पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़ना बहुत जरूरी है। सभी लोग को क्लास को शेयर करते रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी क्लियर है? सभी क्लियर है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को शेयर भी करते रहिए भाई, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं कभी। तो क्लास में जब ज्यादा बच्चे आते हैं ना तो समझ में लगने लगता है कि हाँ अब इस क्लास को सुबह शिफ्ट करने का समय आ गया। तो आप लोग को बस केवल क्या करना है? आप लोग को केवल साथ देना है। क्लासेस को, इस क्लास को 100 तक लेकर आइए एक बार कैसे भी, फिर उसके बाद हम इसको सुबह शिफ्ट कर देंगे। और ये दो पार्ट में हो जाएगी, एक एग्जाम बेसिस क्वेश्चन आएंगे जो करंट अफेयर्स के आएंगे, और आपका एक डेली करंट अफेयर्स आपकी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ई चालान के लिए किस राज्य की पुलिस ने एसबीआई के साथ, किस राज्य की पुलिस ने एसबीआई के साथ समझौता किया है? तो जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, शिलोंग की जो ट्रैफिक पुलिस है ना, उसने क्या किया है? एसबीआई के साथ एक ऐसा समझौता किया है कि ई चालान के लिए पुलिस को पकड़ने की जरूरत नहीं है, और लोगों को जितना भागना भागे, उनका ई चालान तो कट ही जाएगा, ठीक है। उनको उसको एसबीआई में जमा भी करना पड़ेगा। तो ये क्या प्रक्रिया है? ध्यान रखिएगा, शिलोंग,
शिलोंग ट्रैफिक पुलिस के अधीन ये सारा कुछ हुआ है। तो शिलोंग ट्रैफिक पुलिस के अधीन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आपका शिलोंग जो पुलिस, मेघालय पुलिस जो है, मेघालय पुलिस ने आपस में एक समझौता किया है। समझौता यह हुआ दोस्तों कि दो प्रकार के एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं वाहन और एक है सारथी। इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी कि ध्यान रखिएगा, जो वाहन और सारथी नाम के जो दो एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन के माध्यम से भारत में शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में वाहन और सारथी जो एप्लीकेशन थे, इन एप्लीकेशन के माध्यम से 2011 में शुरुआत की गई थी। ई चालान का सिस्टम रखा गया था। वैसे तो ई चालान व्यवस्था पूर्ण रूप से स्टार्ट हुई थी 2013 में, लेकिन वाहन और सारथी एप्लीकेशन, ये आप कहीं भी अगर नियमों को तोड़ते हैं या किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं या आपके पास कागजात नहीं है, तो आपकी डिटेल के लिए पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं। इस एप्लीकेशन में आपकी सारी जानकारी ऑनलाइन होगी, डिजिटली होगी। आपकी जानकारी उसको पुलिस को ऐसे ही मिल जाएगी। आपकी गाड़ी की सारी डिटेल्स और आपके सारे डिटेल्स ऐसे ही निकाल ली जाएंगे। तो सारथी का मतलब दोस्तों क्या होता है? ड्राइवर होता है। तो सारथी एप्लीकेशन से ड्राइवर की डिटेल्स मिल जाती है और वाहन एप्लीकेशन से आपकी गाड़ी की डिटेल्स मिल जाती है। तो एसबीआई और मेघालय ने जो समझौता किया है वो क्या है? वाहन और सारथी एप्लीकेशन के माध्यम से वो क्या करने वाले हैं? वो किसी भी रूल्स को तोड़ने वाली व्हीकल और व्हीकल को गलत तरीके से चलाने वाले ड्राइवर की सारी डिटेल्स वो ऐसे ही निकाल लेंगे। आपको पकड़े जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको सीधे आके उसका ई चालान ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ई चालान व्यवस्था को बहुत आसान कर दिया गया है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें कई चीजें हैं। ट्रैफिक पुलिस को रास्ते में किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, समय नहीं बर्बाद होगा, कम समय में सारा काम हो जाएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी, वरना आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। तो वो आपको बिना हाथ लगाए, बिना किसी के पास गए, वाहन और सारथी एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम कहां लागू हुआ है दोस्तों? मेघालय में लागू है। अब एक बात जान लीजिएगा, वैसे तो ये सिस्टम हमारे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, जहां से चालान से बहुत ज्यादा सब पैसे सरकार कमाती है यहाँ पर। क्यों? उसका मेन कारण है क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जनरली ज्यादा भीड़ की वजह से, ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से रूल्स बहुत टूटते हैं। तो वाहन और सारथी, ध्यान रखिएगा, 2011 में 2011 में ये एप्लीकेशन जो थे, ये एप्लीकेशन आपके उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए थे और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में उतना शुरू नहीं हुआ। जैसे एक और महिलाओं के लिए, महिला सेल के लिए नंबर हमारे जो अखिलेश सिंह यादव जी हैं उन्होंने शुरू करवाया था 1098, वो भी मतलब सही शुरू हुआ, फिर एक बार उसका गलत प्रयोग भी होने लगा। तो 2011 में एप्लीकेशन शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये चल नहीं पाया। लेकिन इसका सही प्रयोग किसने किया है? मेघालय ने किया हुआ है। ठीक है, सभी का क्लियर है दोस्तों? उसके बाद ध्यान रखिए, ई चालान व्यवस्था भारत में पूर्ण रूप से जो शुरू हुई थी वो हुई थी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और आपका उत्तर प्रदेश में। ये 4 राज्य थे जहां सबसे पहले शुरू की गई थी। तो 2013 में ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, भारत के 4 मेन स्टेट्स आपके उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? उसके बाद नॉर्थ ईस्ट भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट भी मेघालय में है। बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा, मेघालय में ही आपका क्या है? मेघालय में ही आपका असम राइफल्स का मुख्यालय भी है। और जबकि वो काम असम में करते हैं, क्योंकि जब असम राइफल्स बनी थी 1835 में, तो मेघालय आपका असम में आता था। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद मेघालय की दोस्तों अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड होने वाला दूसरा स्टेट बन जाएगा असम के बाद। ऐसा जो परियोजना चल रही है। दूसरा, मेघालय की कुछ पहाड़ियां बहुत फेमस है, जो कि आपने सुना होगा। यहाँ की फेमस पहाड़ियों में गारो, खासी, जयंतिया ये आते हैं और यही वहां की शेड्यूल्ड ट्राइब भी है। ठीक है, यही वहां की शेड्यूल्ड ट्राइब भी है। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? आप सभी लोग बताएंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री जी कौन है भाई? कॉनरेड क्या है? कॉनरेड संगमा जी हैं। ठीक है, मेघालय के जो आपके राज्यपाल है कौन है? सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका मेघालय भारत का पहला स्टेट बन जाएगा जो इस तरीके से ई चालान व्यवस्था को इस एप्लीकेशन के माध्यम से लागू करेगा। ठीक है, तो ये सबसे सरल सिस्टम है। इसमें ना तो पुलिस को किसी को पकड़ना है, ना ही किसी को भागने की जरूरत है, आपको खुद आके चालान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे भाई। हाँ, 1835 असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, हाँ, जनजातीय भी है। ठीक है, सभी का क्लियर है? तो सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है? ये आपका हर साल 12 फरवरी को
हर साल 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कैसे मनाया गया है, किसके द्वारा मनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, जिसको बोलते हैं हम क्या? एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा सबसे पहले इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है ये करती क्या है? तो देखिए, इस काउंसिल का मेन काम क्या है? इस काउंसिल का मेन काम है भारत में विभिन्न प्रकार की उत्पादकता को बढ़ाने के पीछे सलाह देना, समाधान निकालना और प्रतिस्पर्धा क्या करना, इसमें बढ़ाना। तो इनका मेन काम क्या है? उत्पादकता पर ध्यान दो, उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है, इसके साथ साथ कंपटीशन, अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं होता, तो गवर्नमेंट सेक्टर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है, तो यही कारण है कि वो लोग आगे भी बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और इसके साथ साथ उत्पादकता में क्या कमी आ रही है उसके लिए क्या देना, उसके लिए समाधान देना, उसके लिए लॉजिक निकालना कि कैसे हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एनपीसी। दोस्तों, अगर बात करें एनपीसी की, तो एनपीसी की स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में हुई। और ध्यान रखिएगा, 1958 में आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, यानी कि उद्योग मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय के अधीन इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एपेक्स बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था है जो कि एनजीओ के रूप में ही क्या करती है? काम करती है। ठीक है, स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करती है। और ये अब किसके अधीन आते हैं? ये आते हैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, जिसके मंत्री जी कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, इसके मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री और वाणिज्यिक मंत्री मंत्रालय से रिलेटेड तो पीयूष जी है। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा इसको मनाया जाता है, जो कि आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, सभी का क्लियर है कि नहीं? उसके बाद जो आपका ये 12 फरवरी है, तो ध्यान रखिए 12 फरवरी से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि आपके 18 फरवरी तक आपका क्या मनाया जाता है? हर साल 12 से 18 फरवरी आपका उत्पादकता वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, उत्पादकता वर्ष मनाया जाता है, उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है, सॉरी, उत्पादकता सप्ताह मनाया, यानी प्रोडक्टिविटी वीक मनाया जाता है। तो देखिए, आप लोगों ने आज क्या पढ़ा? आप लोगों ने आज 2 वीक पढ़े थे, आप लोगों ने एक उधर भी वीक पढ़ा है, इधर भी वीक पढ़ा। बाकी आपको मैंने आपको हैंडलूम जो फेस्टिवल जो वीक बताया वो आपका दिसंबर में था। तो इस तरीके से वीक्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए। आज तारीख कौन सी है दोस्तों? आज है तारीख हमारी 13 फरवरी 2021। तो आज का दिन क्या है? आज का दिन आपका वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपका भले ही अभी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे जो आप आज के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड रेडियो डे किसने मनवाया था? ध्यान रखिएगा, इस वर्ल्ड रेडियो डे को यूनेस्को ने, जिसको बोलते हैं यूनेस्को ने 2011 में इसको शुरू करवाया था। 2011 में वर्ल्ड रेडियो डे शुरू हुआ था यूनेस्को के कहने पर, जिसको पूरे दुनिया में शुरू किया गया। ठीक है, सभी का क्लियर है? एनपीसी की बात करेंगे दोस्तों, तो एनपीसी के जो चीफ है, जो स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, गुरु प्रसाद महापात्र, गुरु प्रसाद महापात्र, महापात्र इसके क्या है? चीफ महापात्र। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएंगे, कल मैंने किसी का नाम बताया था, मृत्युंजय महापात्रा किसी का नाम बताया था, वो कौन है? उनके बारे में आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग का क्लियर है? तो ये दोस्तों आज की आपकी करंट अफेयर्स थी, आज के आपके 10 क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस के पॉइंट आप लिख रहे हैं और पढ़ते रह रहे हैं। इस प्रकार के सप्ताह, यानी कि हैंडीक्राफ्ट वीक, आपका उत्पादकता सप्ताह, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतने रखते हैं। मैं शशांक तिवारी, मंडे को फिर से आऊंगा। कल हो सकता है अगर मंडे को आपकी क्लास सवेरे के वाले टाइम में स्लॉट में शिफ्ट हो जाएगी 7 बजे, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कम्युनिटी वॉल पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी क्लास सुबह लगने वाली है। ठीक है, वैसे जब तक मैं अगर मुझे क्लियर हो जाएगा तो मैं आप लोग को डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ रेवाती, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास की टाइमिंग को चेंज करने की। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, कल फिर से हम लोग मिलेंगे। और हाँ, संडे को भी आपकी क्लास होगी, संडे को भी आपकी क्लास होगी। आज मैं बोल दूंगा, अगर मैनेज हो जाएगा तो संडे को आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, कल भी आपकी क्लास होगी। तो अब आपकी 7 दिन क्लास चलेगी, यानी कि कोई भी दिन आपका गैप करने की जरूरत नहीं है, आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो भी होगा